वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब तक की चर्चा में हम अपने चैप्टर का, अपने अध्याय का लगभग आधा भाग पूरा कर चुके हैं और अब हम करेंगे बाकी का बचा हुआ जो शेष भाग है उस पर चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार वापस से चर्चा करेंगे जैव विकास की, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का अर्थ हमने क्या बताया था? इवोल्यूशन का अर्थ हमने बताया था कि क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा, ग्रेजुअल चेंजेस के द्वारा पुराने जीव से नए प्रकार के जीव के विकसित होने की, डेवलप होने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जैव विकास या इवोल्यूशन। ठीक है, जैव विकास या इवोल्यूशन क्या है? जैव विकास या इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा पुराने जीव से नए प्रकार के जीव के विकसित होने की। ठीक है, आए बात समझ? ये तो है इवोल्यूशन या जैव विकास का अर्थ। ठीक है, अब इवोल्यूशन होता कैसे है? देखिए, हमने बताया ग्रेजुअल चेंजेस के माध्यम से होता है, क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से होता है। क्रमिक परिवर्तन से हमारा क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई जीव है, सबसे पहले ये वाला कोई जीव था, इसको हम चिंपैंजी बोल सकते हैं। अब इस जीव ने जब जनन क्रिया की, रिप्रोडक्शन किया, तो हो सकता है अगली पीढ़ी के अंदर इस तरह का जीव पैदा हुआ। यहां हम आपको बता दें कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो जनन प्रक्रिया होती है उसकी एक खास जो घटना होती है जनन के दौरान, वो क्या होती है? डीएनए की प्रतिकृति बनना। और डीएनए की प्रतिकृति जो बनती है तो उसमें कुछ विभिन्नता आती है, कुछ अंतर आता है। और डीएनए में विभिन्नता आने के कारण, कुछ वेरिएशन आने के कारण जो अगली पीढ़ी होती है उसका जो जीव होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य आती हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक पीढ़ी के अंदर
कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आना आवश्यक है, और यही जैव विकास का या इवोल्यूशन का आधार। ठीक है, अब देखिए ये कोई जीव था और इस जीव के अंदर कुछ विविधता आई, जनन के द्वारा इसने नया जीव बनाया और वो जीव इस तरह का बना। फिर इस जीव ने जनन क्रिया की अपने जीवन काल में, तो उससे कुछ फिर से नया जीव बना और वो नया जीव जो था उसमें भी कुछ विभिन्नता आई। इसके बाद में इस जीव ने जब जनन किया, रिप्रोडक्शन किया, तो इस तरह का जीव बना, फिर इस तरह का जीव बना, और जब इसने जनन किया तो इस तरह का जीव बना। तो कुल मिलाकर के जनन के दौरान जो विभिन्नता आती है अगली पीढ़ी में, जनन के दौरान अगली पीढ़ी के अंदर जो वेरिएशन आता है उसके कारण विकास होता है, उसके कारण इवोल्यूशन होता है, जैव विकास। और एक समय पे जीव इतना अंतर आ जाता है कि अगर हम इस जीव को और शुरू वाले प्रारंभिक जीव को, पुराने जीव को आपस में मिलाने की कोशिश करें तो हमें विश्वास नहीं होगा कि क्या इसी से इसका इवोल्यूशन हुआ है, इसी से इसका विकास हुआ है। यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो वेरिएशन है वो इकट्ठी होती जाती है, और जो लास्ट की जो पीढ़ी है वो उसमें इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, इतना अधिक चेंज आ जाता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में अत्यंत अंतर होता है और वो आपस में पहचानने में भी नहीं आती है, और हमें ये विश्वास नहीं होता है कि क्या पुरानी पीढ़ी से ही नई पीढ़ी का जो है विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आई कि जैव विकास या इवोल्यूशन जो है इसके क्या कारण। तो पहला कारण तो हमने देख लिया, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण क्या है? जनन प्रक्रिया में विभिन्नता का आना, रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन का आना। पहला कारण क्या है? जनन के दौरान विभिन्नता, वेरिएशन, विभिन्नता आना प्रत्येक पीढ़ी में जनन के दौरान विभिन्नता आना। ठीक है, दूसरा कारण क्या मान सकते हैं हम जैव विकास का या इवोल्यूशन का? दूसरा कारण एक और होता है जिसकी चर्चा अब थोड़ी देर बाद में हम करने जाएंगे। दूसरा कारण होता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक चयन और नेचुरल सिलेक्शन की जो बात की थी ये एक विद्वान थे डार्विन, उन्होंने की थी। तो जैव विकास में जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है प्राकृतिक चयन की, यानी नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि प्रकृति के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। पूरी डिटेल तो हम थोड़ी देर बाद में उदाहरण के दौरान समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल इतना समझ लें, प्राकृतिक चयन का मतलब ये है कि प्रकृति डिसाइड करती है कि ये चीज, कोई चीज जो है वो जीवित रहेगी या नहीं रहेगी, और जब वो जीवित ही नहीं रहेगी कोई चीज तो फिर उसमें विकास कैसे होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए प्राकृतिक चयन का हम कोई उदाहरण ले, मान लीजिए, तो किस तरह से होता है जो आगे की तरफ हम अगले उदाहरण में भी हम चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कुछ भंवरे हैं, कुछ बीटल्स हैं, वो लाल कलर के भी हो सकते हैं और हरे कलर के भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? लाल कलर के भी हो सकते हैं और हरे कलर के भी हो सकते हैं। और ये जो बीटल्स हैं, ये जो भंवरे हैं, ये हरे रंग की पत्तियों में रहते हैं। ठीक है, तो जब हरे रंग की पत्तियों में रहेंगे तो हरे रंग के अंदर लाल रंग आसानी से दिखाई दे सकता है, लेकिन हरे रंग के अंदर हरे रंग को अगर हम ढूंढें तो थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो अगर इससे होगा क्या, जब कौवे यानी क्रो जो कि बीटल्स को खाते हैं, भंवरों को खाते हैं,
जब कौवे अपने भोजन की तलाश करेंगे तो उन्हें लाल रंग की जो ये बीटल्स हैं, लाल रंग के ये जो भंवरे हैं, ये तो आसानी से दिखाई दे जाएंगे, लेकिन हरे रंग के भंवरे आसानी से दिखाई नहीं देंगे। इस वजह से क्या होगा, जब कौवों को हरे रंग के भंवरे दिखाई ही नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, जो दिखाई दे रहे हैं लाल रंग के भंवरे उनको खा जाएंगे। ठीक है, और हरे रंग के जो भंवरे हैं वो बच जाएंगे। ये कैसे हुआ, ये नेचर के द्वारा हुआ, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक चयन। ठीक है, तो जैव विकास का, इवोल्यूशन का दूसरा महत्वपूर्ण जो कारण है वो है प्राकृतिक चयन। जैव विकास के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है प्राकृतिक चयन की, नेचुरल सिलेक्शन की। ठीक है, आगे और चर्चा करेंगे। अच्छा, अब बात करें तीसरी प्रकार। जैव विकास में एक तीसरा कारक और भी काम में आता है। इवोल्यूशन के अंदर एक तीसरा कारण भी काम में आता है। वो कारण क्या है, वो है भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव, ज्योग्राफिकल सेपरेशन, ज्योग्राफिकल सेपरेशन या भौगोलिक अलगाव। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से दो अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दें और एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में दखलंदाजी ना हो, आवागमन ना हो, तो दोनों क्षेत्रों में जो विकास होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा और दोनों ही क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पैदा होंगी। ठीक है, इस बात को हम आगे एक उदाहरण के द्वारा और समझेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमने सिर्फ इतना ही समझा कि जैव विकास का अर्थ होता है क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा पुराने जीव से नए प्रकार के जीव के विकसित होने की प्रक्रिया, ये है जैव विकास। और फिर हमने समझा कि क्रमिक परिवर्तन या ग्रेजुअल चेंजेस आते क्यों हैं, इसमें कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने तीन कारण देखे। पहला कारण हमने देखा, जनन के दौरान जो विभिन्नताएं आती हैं उसके कारण जैव विकास होता है। दूसरा कारण हमने देखा कि प्राकृतिक चयन जो है, नेचुरल सिलेक्शन जो है, ये भी जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा कारण हमने देखा कि भौगोलिक अलगाव जो है, ज्योग्राफिकल सेपरेशन जो है, ये भी जैव विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 12 भृंगों का, 12 भृंग, भृंग को बोलते हैं भंवरे, भंवरे अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बीटल। मान लीजिए 12 भंवरों का यानी 12 बीटल्स का कोई ग्रुप है, कोई समूह है, और ये जो ग्रुप है भंवरों का, ये हरे रंग की पत्तियों पर रहता है, हरे रंग की पत्तियों वाले पेड़ों के ऊपर रहता है। ठीक है, 12 भंवरे हैं, 12 भंवरों का कोई ग्रुप है, 12 बीटल्स का कोई ग्रुप है, 12 भृंगों का कोई ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है 12 भृंगों का, 12 भंवरों का, 12 बीटल्स का, ये हरे रंग की पत्तियों वाले पौधों पर रहता है। ठीक है, और ये भी मान लीजिए कि उस क्षेत्र के अंदर कुछ कौवे भी हैं, क्रो भी हैं, कौवे या क्रो भी हैं। ठीक है, ये क्रो क्या करते हैं, ये कौवे क्या करते हैं, ये अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए और इन भृंगों को, इन भंवरों को या इन बीटल्स को खाते हैं, इन बीटल्स को खाते हैं। आए वो समझ। दूसरी बात, हमें यह भी मानना होगा कि ये भंवरे आपस में जनन क्रिया करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, और रिप्रोडक्शन के दौरान जो नए भंवरे बनते हैं उनमें कुछ विभिन्नता आती है, विविधता आती है।
क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन के दौरान, जनन क्रिया के दौरान हर नई पीढ़ी के अंदर कुछ न कुछ वेरिएशन आता है, कुछ न कुछ विभिन्नता आती है। तो हमने ये मान लिया कि ये भंवरे आपस में जनन क्रिया करते हैं और जनन क्रिया से जो अगली पीढ़ी पैदा होती है उसके अंदर कुछ विभिन्नता आती है, कुछ वेरिएशन आती है। मतलब वो जो पीढ़ी के, उस पीढ़ी के जो भंवरे या बीटल्स होते हैं वो पहली पीढ़ी के भंवरों से कुछ अलग होते हैं। कुछ अलग कुछ भी हो सकता है उनका रंग अलग हो सकता है उनका साइज अलग हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तय है कि हर पीढ़ी के अंदर कुछ न कुछ वेरिएशन या विभिन्नता आएगी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हम एक दृष्टांत लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं। मान लीजिए 12 भृंगों का, भृंग, भृंग का पर्यायवाची होता है भंवरा, भंवरा भी होता है, भंवरे। और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बीटल, BEETLE, बीटल। मान लीजिए 12 भंवरों का, 12 भृंगों का, 12 बीटल्स का एक ग्रुप है, एक समूह है। और ये जो समूह है वो हरी पत्तियों वाली, कैसी हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में रहता है। ठीक है। ये जो 12 भृंगों का समूह है ये हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में रहता है। और ये जो 12 भृंग हैं इनका रंग लाल है। कैसा है? इनका रंग लाल है। ठीक है। यानी मान लीजिए हमारे पास में 12 लाल भृंगों का एक समूह है, 12 लाल भंवरों का, 12 लाल बीटल्स का एक ग्रुप है। और ये जो लाल बीटल्स का ग्रुप है, लाल भंवरों का जो ग्रुप है, लाल भृंगों का जो ग्रुप है, ये हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में रहता है। ठीक है। अब हमें यह भी मानना होगा कि ये जो लाल रंग के भृंग हैं, ये रेड कलर के जो बीटल्स हैं, ये जो लाल रंग के भंवरे हैं, ये आपस में जनन क्रिया करके और नए भंवरे बनाते हैं। और जब भी ये जनन क्रिया करके कोई नया भंवरा बनाते हैं तो जनन के दौरान विविधता आती है। जनन के दौरान वेरिएशन, विभिन्नता आती है, दौरान विभिन्नता आती। ठीक है। हमने क्या माना कि 12 भंवरों का, 12 बीटल्स का एक ग्रुप है और वो हरे रंग की पत्तियों वाले झाड़ियों में रहता है और वो आपस में जनन क्रिया करता है और नए नए भंवरे बनाता है, नए जीव बनाता है, अपनी अपनी संख्या बढ़ाता है, नई संतान पैदा करता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई नई संतान बनती है जनन क्रिया के द्वारा, तो जनन क्रिया के द्वारा जो नई संतान बनती है उसके अंदर कुछ विविधताएं होती हैं, कुछ वेरिएशन होती हैं। वो वेरिएशन क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि उनका रंग अलग हो जाए, विविधता होगी जरूर, क्योंकि जनन क्रिया की, रिप्रोडक्शन की एक महत्वपूर्ण घटना है विविधता का आना। हर पीढ़ी के अंदर, हर नई पीढ़ी के अंदर कुछ न कुछ अंतर जरूर आता है। ठीक है। तो हो सकता है कि जब विविधता आए तो ये जो भंवरे हैं, ये जब दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करें, जनन क्रिया करें, तो जो नया भंवरा बने, हो सकता है उसका रंग कुछ और हो सकता है उसका रंग हरा हो सकता है उसका रंग नीला हो, और हो सकता है उसका कुछ और रंग हो, या फिर हो सकता है उनकी आकृति में फर्क हो। ठीक है।
तो हमें ये बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जनन क्रिया के दौरान कुछ विभिन्नता आती है। ठीक है, ये तो बात हुई भंवरों की। अब मान लीजिए जहां पर भंवरे रहते हैं उस क्षेत्र के अंदर कुछ कौवे भी रहते हैं, कुछ क्रो भी रहते हैं, कौवे भी रहते हैं। और ये जो कौवे हैं ये भंवरों को खाते हैं, भोजन के लिए भंवरों को खाते हैं। अब कौवों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो भोजन के लिए उतने ही ज्यादा भंवरों को खाएंगे, और जितने ज्यादा भंवरे कौवों के द्वारा खाए जाएंगे, जितने ज्यादा भंवरे खाए जाएंगे कौवे के द्वारा, उतने ही कम भंवरे बचेंगे, और जितने कम भंवरे बचेंगे उतने कम भंवरे ही जनन कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन कर पाएंगे और नई पीढ़ी बना पाएंगे। ठीक है, यानी एक रिलेशन है। अगर कौवे ज्यादा मात्रा में भंवरों को खा जाएंगे तो कम मात्रा में भंवरे जो होंगे, कम मात्रा में बीटल्स जो होंगे वो रिप्रोडक्शन करेंगे, जनन करेंगे, और उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर कौवे कम मात्रा में खाते हैं भंवरों को, बहुत कम खाते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में भंवरे उपलब्ध होंगे जनन के लिए और उनकी संख्या जो है ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हमने एज्यूम किया, हमने कल्पना की कि 12 भंवरों का एक ग्रुप है, 12 बीटल्स का एक ग्रुप है जो कि हरी पत्तियों वाले झाड़ियों में रहता है और आपस में जनन क्रिया करके अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, और जनन के दौरान कुछ न कुछ उनमें विभिन्नता आती रहती है। और उसी क्षेत्र के अंदर कुछ कौवे भी रहते हैं जो कि इन भंवरों को, इन बीटल्स को भोजन के लिए खाते हैं। जितने ज्यादा कौवे होंगे उतने ही ज्यादा बीटल्स कौवों के द्वारा खाए जाएंगे, और उतने ही कम बीटल्स, उतने ही कम भंवरे रिप्रोडक्शन के लिए उपलब्ध हो पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे, रिप्रोडक्शन के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। और जितने कम भंवरे रिप्रोडक्शन के लिए उपलब्ध होंगे उतनी ही कम गति से भंवरों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अब हम इस परिकल्पना के आधार पर, इस दृष्टांत के आधार पर 3 स्थितियों पर विचार करेंगे, 3 पोजीशंस पे विचार करेंगे। ये 3 पोजीशंस कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहली स्थिति पर विचार करते हैं, फर्स्ट कंडीशन पर विचार करते हैं। और इस कंडीशन के अंदर हम क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंडीशन में हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो विकास होता है, जो इवोल्यूशन होता है, उसके 2 कारण होते हैं। इवोल्यूशन में 2 कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से कारण? पहला कारण जनन के दौरान आने वाली विभिन्नता, जनन विभिन्नता, जनन के कारण आने वाली, अगली पीढ़ी में आने वाली विभिन्नता यानी वेरिएशन। और दूसरा कारण होता प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। ये 2 कारण विकास के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं देखते हैं। हम पहली कंडीशन को ध्यान में रख करके इस बात को गौर करते हैं। मान लीजिए कि 12 भृंगों का जो हमारा ये ग्रुप है, 12 भंवरों का, 12 बीटल्स का जो हमारा ये ग्रुप है, ये आपस में रिप्रोडक्शन करता है, आपस में जनन क्रिया करता है। 12 लाल रंग के भंवरे हैं तो अधिकांश संभावना ये होती है कि इनके द्वारा जो नया बीटल बनेगा, नया भंवरा बनेगा, उसका रंग लाल ही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनन क्रिया के दौरान जो नया बीटल बनता है उसके रंग में विविधता आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, वेरिएशन तो हमेशा ही आती है, लेकिन वो अलग अलग चीज में वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, यानी जब 2 बीटल, 2 भंवरे आपस में जनन क्रिया करेंगे तो जो नया बीटल होगा उसमें कुछ न कुछ अंतर तो होगा ही।
लेकिन जरूरी नहीं है उसमें रंग का ही अंतर हो, कुछ भी अंतर हो सकता है। लेकिन इससे संभावना क्या हुई कि अधिकांश बीटल जब जनन क्रिया करेंगे तो जो नया बीटल बनेगा, जो नया भंवरा बनेगा, वो उसका रंग लाल ही होगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जनन क्रिया के दौरान जो विविधता आए वो रंग में आ जाए, कलर में आ जाए, और जो नया बीटल बने वो हरे रंग का बने। यानी कंडीशन क्या हो कि ये बीटल्स जब आपस में जनन क्रिया करें तो अधिकांश तो लाल रंग के बीटल बने, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अधिकांश तो लाल रंग के बीटल बने, लाल रंग के भंवरे बने, लाल रंग के भ्रंग बने। लेकिन कोई एक भ्रंग, कोई एक भंवरा, कोई एक बीटल हरे रंग का बन जाए। ठीक है। अब होगा क्या, हमने ये भी कल्पना की थी कि वहां पर कुछ कौवे हैं। अब ये कौवे क्या करते हैं, ये कौवे बीटल्स को खाते हैं, भंवरों को खाते हैं, भ्रंगों को खाते हैं। अब जब ये कौवे भ्रंगों को खाएंगे तो जो लाल रंग का भ्रंग है और वो हरी रंग की झाड़ियों में रह रहा है, तो हरे रंग के अंदर लाल रंग आसानी से दिखाई दे जाता है, जबकि हरे रंग में हरे रंग के बीटल को या भ्रंग को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब कौवा भोजन के लिए बीटल्स को खाना चाहेगा, जब कौवा भोजन के लिए भंवरों को, भ्रंगों को खाना चाहेगा, तो उसे सिर्फ लाल रंग के भ्रंग तो आसानी से दिख जाएंगे, इसलिए वो क्या करेगा, लाल रंग के भ्रंगों को आसानी से खा जाएगा। लेकिन उसे क्योंकि हरे रंग के जो भ्रंग हैं, हरा रंग का जो भ्रंग है ये दिखाई ही नहीं दिया, दिखाई ही नहीं दे रहा, इसलिए वो बच जाएगा। तो लाल रंग के भ्रंग थोड़ा जल्दी समाप्त होंगे, जबकि हरे रंग के जो भ्रंग हैं वो बचे रहेंगे, हरे रंग के जो बीटल हैं वो बचे रहेंगे। और जब ये बचे रहेंगे तो ये आपस में जनन क्रिया करके और ज्यादा मात्रा में हरे रंग के बीटल्स बनाएंगे, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। देखिए, और पहले यहाँ पे एक ही रंग का, हरे रंग का बीटल था, भ्रंग था, और इस चित्र के अंदर देखिए ज्यादा हरे रंग के भ्रंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यानी हरे रंग के जो बीटल्स हैं, भंवरे हैं, वो जनन क्रिया करके और अधिक हरे रंग के बीटल बना लिए, भ्रंग बना लिए। अब हो क्या रहा है, हो वही रहा है, कौवे भ्रंगों को खा रहे हैं। हरे रंग के जो बीटल्स हैं, भंवरे हैं, भ्रंग हैं, वो आपस में हरे रंग की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हरे रंग की वजह से दिखाई नहीं दे रहे तो कौवे क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाल रंग वाले भंवरों को खाए जा रहे हैं। तो लाल रंग के भ्रंग जो हैं, लाल रंग के जो बीटल्स हैं, वो लगातार खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, और जब वो जिंदा ही नहीं है तो वो जनन क्रिया कर नहीं सकते। इसलिए लगातार क्या हो रहा है, हरे रंग के जो बीटल्स हैं, हरे रंग के जो जो भंवरे हैं, भ्रंग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि इस चित्र में देखिए और ज़्यादा बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ठीक है। इस तरह से क्या होगा, एक समय ऐसा आता है कि सारे के सारे लाल जो भ्रंग होते हैं, लाल जो भंवरे होते हैं, लाल जो बीटल होते हैं, वो तो कौवों के द्वारा खा लिए जाते हैं, और फिर जो संतान पैदा होती है, जो नई संतानें पैदा होती हैं, वो सारे हरे रंग के बीटल्स की होती हैं। यानी बीटल्स का जो रंग होता है वो हरा ही हरा होता है, सारे बीटल्स हरे रंग के हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, सबसे पहले लाल रंग के बीटल्स थे, 12 लाल रंग के बीटल्स का ग्रुप था, जो विकास के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर इसको हम पहली पीढ़ी माने तो पहली पीढ़ी में एक ही हरा बना, दूसरी पीढ़ी में और ज़्यादा लोग बीटल्स हरे बन गए, तीसरी पीढ़ी में और ज़्यादा, और चौथी पीढ़ी के आते आते क्या हुआ कि सारे के सारे जो बीटल्स थे, सारे के सारे जो भंवरे थे, वो हरे रंग के हो गए। ठीक है। तो इस तरह से एक नई प्रजाति का विकास हो गया, इवोल्यूशन हो गया। और इस इवोल्यूशन में 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कौन कौन सी 2 चीज़ें थी ये? पहली चीज थी जनन में विभिन्नता, जनन के दौरान आने वाली वेरिएशन। क्योंकि इसी वेरिएशन के कारण क्या हुआ था कि लाल बीटल्स ने जब आपस में जनन किया
तो एक हरा भ्रंग बना था, हरा बीटल बना था। ठीक है, विभिन्नता के कारण ही बना था ये, जनन के दौरान जो वेरिएशन आती है उसके कारण ही बना था। ठीक है, तो एक कारण तो ये था कि जनन के दौरान आने वाली वेरिएशन उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी चीज क्या थी? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन किसने किया था? नेचर ने। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि कौओं को हरे रंग के बीटल्स तो नजर नहीं आए और लाल रंग के बीटल्स ही नजर आए। इस वजह से क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कौओं ने चुन चुन करके सिर्फ लाल रंग के भंवरों को ही, लाल रंग के भ्रंगों को ही खाया। ठीक है, और जब कौओं ने सिर्फ लाल रंग के भ्रंगों को ही खाना शुरू किया और हरे रंग के भ्रंग सुरक्षित बचने लगे, तो वो आपस में जनन क्रिया करके उन्होंने जो अंत में चौथी पीढ़ी में जो प्रजाति बनी हमारे पास में, वो सारे के सारे हरे रंग के भंवरों वाली बनी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जो विकास होता है उसके दो महत्वपूर्ण कारण सामने आए हमारे। एक तो जनन के दौरान आने वाली विभिन्नता, वेरिएशन, और दूसरा है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। अगर हम बात करें दूसरी परिस्थिति की, सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन के अंदर भी हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि जो विकास होता है, इवोल्यूशन जो होता है, उसमें दो महत्वपूर्ण कारण भाग लेते हैं। एक तो जनन के दौरान आने वाली विभिन्नता, वेरिएशन, और दूसरी प्राकृतिक चयन। अब दूसरी कंडीशन में क्या मान रहे हैं हम? देखिए, दूसरी कंडीशन में हमने ये माना कि जो 12 लाल रंग के भ्रंगों का ग्रुप था, जो 12 रेड कलर के बीटल्स का जो हमारे पास में जो ग्रुप था, समूह था, उसने जब आपस में रिप्रोडक्शन किया, तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो विभिन्नता आ जाती है कभी कभी, उस विभिन्नता के कारण क्या हुआ? एक जो भ्रंग बना, एक जो भंवरा बना, वो हरा नहीं बन करके नीले रंग का बन गया, नीले रंग के बन गया, उसका रंग चेंज हो गया, हरे की लाल की जगह वो नीले रंग का बन गया। पिछले उदाहरण में, पिछले जो परिस्थिति थी उसके अंदर हरे रंग का भ्रंग बना था और हरे रंग के पास में एक एडवांटेज था, एक उसको फायदा था। फायदा क्या था कि हरा रंग हरे रंग की पत्तियों में नजर नहीं आता, जबकि यहां पर बना है नीले रंग का। नीले रंग के पास में ये सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, ये अस्तित्व का जो लाभकारी जो तत्व है ये मौजूद नहीं है। नीला रंग भी दिखाई दे सकता है पत्तियों में और लाल रंग भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या हुआ? इस स्थिति में ये हुआ कि अगर कौवा इन भ्रंगों को खाए तो दोनों को समान रूप से खा सकता है। अगर कौवे खाएं तो समान रूप से खा सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में इन जो भंवरों के पास में, इन बीटल्स के पास में कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। रंग के कारण जो सर्वाइवल एडवांटेज था वो नहीं है, सब समान है, सबको समान रूप से खाया जा सकता है, कौवे सबको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये बीटल्स लगातार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लाल रंग वाले भी कर रहे हैं और ये नीले रंग वाला भी कर रहा है। लाल रंग का जब करता है तो ज़्यादा मात्रा में ये मौजूद है, तो ज़्यादा मात्रा में इनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन नीले रंग वाला कम संख्या में मौजूद है तो कम मात्रा में इनकी संख्या बढ़ेगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। नीले जो भंवरे हैं, नीले जो भ्रंग हैं, नीले जो बीटल हैं, ये 3 ही हैं, 1 से 3 हो गई अगली स्टेज के अंदर। ठीक है, अब यहां पर प्राकृतिक चयन की बात आ जाती है। क्या बात आ जाती है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा कारण हो जाए, मान लीजिए कोई जंगली हाथी आ जाए और जंगली हाथी का जो पेड़ है, पैर है, वो इस तरह से पड़े, संयोगवश, इत्तेफाकन जंगली हाथी का पैर उन झाड़ियों पे इस तरह से पड़े कि लाल रंग की जो बीटल्स हैं वो समाप्त हो जाएं। लाल रंग के जो भ्रंग हैं, लाल रंग के जो भंवरे हैं, उनकी संख्या समाप्त हो जाए, तो जो शेष नीले रंग के जो बचेंगे यही आपस में जनन क्रिया कर पाएंगे और जनन क्रिया के दौरान जो नए बीटल्स बनेंगे
वो कैसे होंगे? नीले रंग के होंगे। तो यहाँ पे भी देखिए इवोल्यूशन हो गया, विकास हो गया। कैसे हुआ? पहले जो पीढ़ी थी भृंगों की, बीटल्स की, उसमें सारे के सारे बीटल्स जो थे कैसे थे? लाल रंग के। लेकिन विकास के बाद में 2-3 पीढ़ियों के बाद में हम देखें, चौथी पीढ़ी के अंदर क्या हुआ? जैसे पहली पीढ़ी में एक बीटल बना नीला, दूसरी पीढ़ी में 3 बीटल नीले बन गए, बाकी के लाल थे। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ? अचानक हाथी ने पैर रख दिया झाड़ियों के ऊपर, उससे क्या हुआ? सिर्फ नीले बीटल्स बचे। ठीक है। और चौथी पीढ़ी में इस वजह से क्या हुआ? जो बीटल्स बने नए, वो नीले रंग के बने, जो भृंग बने वो नीले रंग के बने। ठीक है। तो पहली से, और देखिए शुरुआत वाली जो जनक पीढ़ी थी, ये जो जनक पीढ़ी थी, पीढ़ी नंबर 0, जनक पीढ़ी या पेरेंट पीढ़ी, ये थी लाल रंग की। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होते 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 जो चौथी पीढ़ी के अंदर जो बीटल्स बने, उनका रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। ठीक है। तो इस विकास के भी 2 कारण नजर आए हमें। पहला कारण क्या था? जनन के दौरान होने वाली वेरिएशन, विविधता। अगर विविधता नहीं होती तो ये लाल रंग के बीटल जनन क्रिया करके नीला नहीं बना पाते। ठीक है। तो पहला कारण तो हुआ जनन के दौरान आने वाली वेरिएशन, विविधता, रिप्रोडक्शन के दौरान आने वाली विभिन्नता। ठीक है। दूसरा कारण क्या था? कि नीले ये नहीं बन पाते अगर हाथी का पैर यहां पर नहीं पड़ता। तो दूसरा संयोग क्या हुआ? हाथी का पैर का पड़ना। ये क्या था? प्राकृतिक चयन था, संयोगवश हो गए। ठीक है। तो जनन के दौरान आने वाली जो विभिन्नता है, वेरिएशन है, उसके कारण, और दूसरा प्राकृतिक चयन के कारण, आकस्मिक घटना के कारण विकास होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे कंडीशन पर, तीसरी परिस्थिति पर। तीसरी कंडीशन में, तीसरी परिस्थिति में मान लीजिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो लाल रंग के भृंग हैं, लाल रंग के जो भंवरे हैं, बीटल्स हैं, इनके समय में क्या होता है? ये जिन झाड़ियों पर रह रहे हैं हरी पत्तियों वाली, उन झाड़ियों के अंदर कोई रोग लग जाता है, कोई बीमारी लग जाती है। और बीमारी लगने की वजह से क्या होता है? जो भोजन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन बीटल्स को, इन भंवरों को कम मात्रा में भोजन मिलेगा। कम मात्रा में भोजन मिलने से क्या होगा? जब ये आपस में जनन क्रिया करेंगे तो जो नए बीटल बनेंगे वो कमजोर पैदा होंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कई पीढ़ियों तक ऐसा होता रहा, पहली पीढ़ी में भी कमजोर बच्चे पैदा हुए, दूसरी पीढ़ी में भी कमजोर बच्चे पैदा हुए, कमजोर बीटल पैदा हुए, कमजोर भ्रंग पैदा हुए। ठीक है। लेकिन वापस से कभी ऐसा हुआ, वातावरण इस तरह का हुआ कि झाड़ियां वापस से हष्टपुष्ट हो गई, उनमें भोजन की मात्रा बढ़ गई, और भंवरों ने, बीटल्स ने वापस से भोजन ढंग से किया, उनको अच्छी तरह से भोजन मिला, तो जो नई संतान हुई वो वापस से पहले की तरह ही हो गई, हष्टपुष्ट हो गई। तो क्या इसको हम विकास कह सकते हैं? देखिए, विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है कि जीन में परिवर्तन आना चाहिए। क्या भोजन कम मिलने से इनके जीन्स में किसी प्रकार का परिवर्तन आया? नहीं आया। भोजन कम मिलने से ये कमजोर जरूर हो गए, लेकिन इनके जीन्स में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है। इसलिए तीसरी कंडीशन में जो स्थिति है उसको हम विकास नहीं कह सकते, इवोल्यूशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बीच की पीढ़ियों में जो अंतर आया था, ये अंतर जीन्स के कारण नहीं था, जेनेटिकल नहीं था, ये था परिस्थिति जन्य था। अकाल पड़ गया, भोजन कम हो गया, इस वजह से ये कमजोर चिड़ियां पैदा हुई। जैसे ही ये स्थितियां हटी, वापस से पुनः पहले जैसी स्थिति हो गई, और जो पीढ़ी थी वापस से हष्टपुष्ट हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो इवोल्यूशन होता है, जो विकास होता है,
वो विकास किस पर निर्भर करता है? वो जीन्स के अंदर परिवर्तन पर निर्भर करता है। अगर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर विभिन्नता आ रही है, जीन्स के कारण विभिन्नता आ रही है, तभी उसको हम कहेंगे विकास। अगर विभिन्नता जीन्स के कारण नहीं आई है, किसी विशेष परिस्थिति के कारण आई है, तो फिर उसको हम विकास नहीं कहेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे जाति उद्भव पर, यानी जाति बनने पर, यानी स्पीशिएशन पर। अब जाति उद्भव या स्पीशिएशन का क्या मतलब है? जाति उद्भव या स्पीशिएशन का मतलब है नई प्रजातियों का बनना, नई प्रजातियों का, नई स्पीशीज का बनने की जो प्रक्रिया है, उसको हम जाति उद्भव या स्पीशिएशन कहते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जाति उद्भव या स्पीशिएशन का मतलब क्या है? तो जाति उद्भव या स्पीशिएशन के मतलब पर चर्चा करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जाति या स्पीशीज का क्या मतलब होता है। जाति को हम बोलते हैं, प्रजाति भी बोल देते हैं, जैसा कि यहां लिखा है प्रजाति। प्रजाति या स्पीशीज का मतलब क्या होता है? प्रजाति या स्पीशीज का मतलब होता है जीवों का ऐसा बड़ा संग्रह, ऐसा विशालतम संग्रह, ऐसा कलेक्शन ऑर्गेनिज्म का, जीवों का, जो कि आपस में जनन क्रिया करने में सक्षम है, उसे हम कहते हैं प्रजाति या स्पीशीज। ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स। बात समझ में आई? यानी ऐसे जीव जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन क्रिया कर सकते हैं, उन जीवों को, उन जीवों के कलेक्शन को, उन जीवों के विशालतम संग्रह को हम कहते हैं प्रजाति। एक प्रजाति के जीव भले ही आपस में कितने भी अलग नजर आएं, लेकिन वो आपस में जनन क्रिया कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन के माध्यम से नई संतान पैदा कर सकते हैं। यदि दो जीव मिलकर के आपस में जनन क्रिया नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, नई संतान पैदा नहीं कर सकते, तो हम उनको एक प्रजाति का नहीं मान सकते। ठीक है। एक प्रजाति के मानने की पहली शर्त ये होती है कि ये इनके द्वारा आपस में जनन क्रिया संभव होनी चाहिए, आपस में रिप्रोडक्शन संभव होना चाहिए। ठीक है। तो प्रजाति का मतलब क्या है? स्पीशीज का मतलब क्या हुआ? स्पीशीज का मतलब हुआ जीवों का विशालतम संग्रह, जीवों का ऐसा संग्रह जो कि आपस में जनन क्रिया करने में सक्षम हो, आपस में रिप्रोडक्शन करने में सक्षम हो, उसको हम प्रजाति कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का संग्रह, विच कैन रिप्रोड्यूस, जो कि जनन करने में सक्षम हो, अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में। ठीक है, परस्पर। आई बात समझ? अच्छा, इसमें एक उदाहरण हम और बता दें आपको कि देखिए, हम लेते हैं मानव की बात करते हैं, मानव की। अगर हम पूरे विश्व के मानवों की बात करें तो अलग विश्व के अलग अलग भागों में जो मानव पाए जाते हैं वो अलग अलग शक्ल के होते हैं। उनका शारीरिक जो गठन होता है, शारीरिक जो उनकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, वो अलग अलग होती है। विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो मानव हैं, उनकी शारीरिक संरचना अलग अलग होती है, उनकी फिजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, गुण होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो आपस में जनन कर सकते हैं, वो आपस में जनन कर सकते हैं। यानी ये हो सकता है कि अमेरिका का व्यक्ति कुछ अलग प्रकार का दिखता हो और अफ्रीका का व्यक्ति कुछ अलग प्रकार का दिखता हो, लेकिन अमेरिका का और अफ्रीका के
ये दोनों जीव मिलकर के, दोनों अपोजिट सेक्स मिलकर के, नर और मादा मिलकर के, चाहे अमेरिका का नर हो, मेल हो, और अफ्रीका की फीमेल हो, चाहे से अफ्रीका का मेल हो, अमेरिका की फीमेल हो, ये आपस में मिलकर के जनन क्रिया कर सकते हैं, आपस में मिलकर के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और नई संतान को जन्म दे सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा कर सकते हैं, दोनों जीव आपस में मिलकर के जनन करने में सक्षम है, रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है, इसलिए इन्हें हम एक ही प्रजाति का मानते हैं। ठीक है, यानी जनन, आपस में जनन करने की जो क्षमता है, आपस में जनन करने की जो क्षमता है, इस क्षमता के आधार पर ही हम कहते हैं प्रजाति। ठीक है, अब मानव भले ही कितने ही अलग प्रकार के दिखें विश्व के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन क्योंकि ये आपस में मिलकर के जनन क्रिया कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए सभी मानवों को हम एक ही प्रजाति में शामिल करते हैं। और मानवों की ये प्रजाति कौन सी कहलाती है? ये प्रजाति कहलाती है होमो सीपियन। होमो सीपियन, होमो सीपियन। मानव किस प्रजाति का माना जाता है? होमो सीपियन। तो हम सब जितने भी मानव हैं पूरे विश्व में, ये सब किस प्रजाति के हैं? होमो सीपियन। HOMO, होमो, SAPIEN, होमो सीपियंस। ठीक है, तो प्रजाति का मतलब समझ में आ गया। प्रजाति का मतलब ये है जीवों का ऐसा कलेक्शन, ऐसा संग्रह जो आपस में जनन क्रिया करने में सक्षम हो। जैसे कि मानव, पूरे विश्व के मानव अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ये आपस में जनन क्रिया कर सकते हैं, इसलिए इन सबको एक ही प्रजाति का माना जाता है और इनकी जो प्रजाति है उसका नाम है होमो सीपियन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विकास के माध्यम से, इवोल्यूशन के माध्यम से नई प्रजातियां किस प्रकार से बनती हैं, नई प्रजातियां, नई स्पीसीज बनने की प्रक्रिया क्या है। अब तक की चर्चा में हम ये बात समझ चुके हैं कि एक ही प्रजाति, कोई भी एक प्रजाति है, उस प्रजाति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है कि प्रजाति के सभी सदस्य आपस में जनन कर सकते हैं। अगर उस प्रजाति में मौजूद सदस्य आपस में जनन क्रिया नहीं कर सकें तो हम कहते हैं कि वो प्रजाति अलग अलग हैं, वो प्रजातियां भिन्न हैं या नई प्रजाति का जन्म हो गया है। ठीक है, यानी प्रजाति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? एक ही प्रजाति का तब कहा जाता है जब उस प्रजाति के सदस्यों के अंदर जनन क्रिया संभव हो। अगर किसी प्रजाति के, अगर दो जीवों के बीच में जनन क्रिया संभव नहीं है तो उनको अलग अलग प्रजाति का माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नई प्रजाति का अगर जन्म होना है, यानी नई प्रजाति को अगर उत्पन्न होना है तो नई प्रजाति का उद्भव तभी संभव है, नई प्रजाति का जन्म तभी संभव है जब, हमने जो उदाहरण लिया था भृंगों का, बीटल्स का, 12 बीटल्स का, जब ये जो उदाहरण के मुताबिक जो 12 बीटल थे ये दो भागों में बट जाएं और दो भागों में भी इस तरह से बट जाएं, इतना अधिक अलग हो जाएं कि दोनों भाग के जो बीटल हैं, दोनों समूह के जो बीटल हैं, जो भृंग हैं, वो एक दूसरे से जनन क्रिया करने में अक्षम हो जाएं। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में जनन क्रिया न हो पाए। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से
कोई नदी आ जाती है और किसी नदी के कारण, मान लीजिए कोई नदी आ गई है और इस नदी की वजह से ये जो भृंगों का समूह था, बहुत विशाल नदी आ गई, काफी विशाल नदी आ गई, और इस नदी की वजह से ये जो भृंगों का समूह था, ये जो बीटल का जो ग्रुप था, ये दो भागों में बंट गया। ठीक है, दो भागों में बंट गया और इस नदी के कारण ऐसी पोजीशन पैदा हो गई है कि ये दोनों भाग के जो बीटल हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ के जो बीटल्स हैं, दोनों तरफ के जो नदी के दोनों तरफ के जो भाग हैं, इन दोनों भागों में अलग अलग परिस्थितियां हों। यानी हो सकता है कि एक तरफ तो कौवे मौजूद हों और दूसरी तरफ कौवे मौजूद ना हों। ठीक है, अब होगा क्या, ये दोनों भाग एक दूसरे से मिल नहीं सकते। यानी अगर इसको हम ए साइड मान लें और इसको बी साइड मान लेते हैं नदी की। ठीक है, तो नदी के कारण क्या हुआ, ए साइड के जो बीटल हैं, ए साइड के जो भृंग हैं, भंवरे हैं, वो बी साइड के भंवरों तक नहीं पहुंच सकते, और जब ये आपस में मिलेंगे ही नहीं तो इनके बीच में जनन क्रिया होती ही नहीं, होगी ही नहीं। ठीक है, शुरू में तो प्राकृतिक कारण से, नदी के कारण से ये दोनों आपस में नहीं मिल पाए। ठीक है, तो इनमें आपस में जनन क्रिया नहीं हुई। ठीक है, अब दोनों तरफ की परिस्थितियां भी अलग हैं, ए साइड की परिस्थितियां अलग हैं, बी साइड की परिस्थितियां अलग हैं। हो सकता है कि ए साइड के अंदर कौवे मौजूद हो बहुत सारे, और हो सकता है कि बी साइड में कौवे मौजूद ना हो। जिस साइड में कौवे मौजूद हैं वहां क्या होगा, ये कौवे क्या करेंगे, लाल रंग के जो भंवरे हैं, लाल रंग के जो बीटल हैं उनको खाने लग जाएंगे, और लाल रंग के बीटल खाने लग जाएंगे तो क्या होगा, लाल रंग के बीटल भी जब आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो जनन की क्रिया के अंदर कुछ वेरिएशन आ जाती है, विविधता आ जाती है। तो कभी कभी क्या है, एक अलग रंग का बीटल भी बन जाता है, जैसे कि यहां बन गया है, हरे रंग का बीटल बन गया है। ठीक है, यहां पर भी हरे रंग का बीटल बन गया। ठीक है, अब हरे रंग के कारण क्या हो रहे हैं, ये जो कौवे हैं ये लाल रंग के बीटल्स को तो देख पा रहे हैं, लाल रंग के भंवरों को तो देख पा रहे हैं, इसलिए इनको आसानी से खा जाते हैं। लेकिन हरे रंग के भंवरों को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आसानी से नहीं खा रहे हैं। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, हमने पिछले उदाहरण में भी देखा था, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इस क्षेत्र के अंदर ए साइड में हरे रंग के जो भंवरे हैं वो काफी मात्रा में हो जाएंगे और लाल रंग के जो भंवरे हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा परिवर्तन आता जाएगा, और जब सैकड़ों हजारों पीढ़ियां गुजर जाएंगी तो ये जो अंतर हर पीढ़ी के अंदर आ रहा है भंवरों के अंदर, इस अंतर के अंदर दो महत्वपूर्ण कारक अपना भूमिका निभा रहे हैं। पहला कारक तो क्या है, जो जन्म के दौरान वेरिएशन आती है, वो जन्म के दौरान जो संतान के अंदर, अगली पीढ़ी के अंदर जो विविधता आती है, परिवर्तन आता है, वो। दूसरा कारण क्या, प्राकृतिक चयन भी है जो कौवों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इन दोनों कारणों से क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन आ रहा है, और एक समय सैकड़ों हजारों सालों के बाद में ऐसा आता है कि नदी के ए साइड वाले जो भंवरे हैं वो नदी के बी साइड वाले भंवरों से साथ में अपने रिप्रोडक्शन की क्षमता खो देते हैं, जनन की क्षमता खो देते हैं। यानी अगर किसी कारण से ए साइड का भंवरा बी साइड के भंवरे के साथ में रिप्रोडक्शन करना चाहे भी तो भी वो संतान को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें इतनी अधिक विभिन्नता आ गई है दोनों की जीन्स के अंदर कि वो जब जाइगोट बनाएंगे तो वो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है,
और जब दोनों साइड के ए और बी साइड के जो भंवरे हैं ये आपस में जनन की क्षमता को खो देंगे, रिप्रोडक्शन की क्षमता को खो देंगे, तब हम इन दोनों को स्वतंत्र प्रजाति बोलेंगे। स्वतंत्र प्रजाति, इंडिपेंडेंट स्पीसीज कब बोलते हैं? स्वतंत्र प्रजाति हम कब बोलते हैं? जब दोनों प्रजातियों के जीव आपस में जनन की क्षमता को खो देते हैं, एक दूसरे के साथ में जनन की क्षमता को खो देते हैं, तो उन दोनों तरह के जीवों को अलग अलग प्रजाति का माना जाता है। तो इस तरह से सैकड़ों हजारों साल के अंतर के बाद में, सैकड़ों पीढ़ियों के गुजरने के बाद में विविधता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दोनों तरफ के जो ए और बी साइड के जो भंवरे हैं ये आपस में जनन क्रिया नहीं कर पाते हैं, इनमें जनन क्रिया संभव ही नहीं हो पाती। इस वजह से क्या होता है, इन दोनों को हम नई अलग अलग प्रजातियों का मानने लग जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज का मानने लग जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि प्रजातियों का जन्म कैसे होता है? शुरू में जो प्रजाति थी वो एक ही थी, लाल रंग के भंवरे थे, लेकिन किसी प्राकृतिक कारण के कारण ये दोनों अलग अलग भागों में बंट गए। दोनों भागों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग थी, और परिस्थितियां अलग होने के साथ में इस तरह की कंडीशन थी कि दोनों ए बी साइड की जो जीव थे वो आपस में किसी भी हालत में मिल नहीं सकते थे। तो ए साइड के जीवों ने आपस में जनन क्रिया की, ए साइड वाले जीवों के साथ ही जनन क्रिया की, बी साइड वालों ने अपने आपस में बी साइड वालों के साथ ही जनन क्रिया की और नए नए जीव बनाए। इन जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी इतना ज्यादा अंतर आ गया ए और बी साइड के जीवों में कि एक समय ऐसा आया सैकड़ों हजारों पीढ़ियों के बाद में कि ये दोनों पीढ़ियां, ये दोनों तरह के जो जीव थे, दोनों साइड के जो जीव थे, ये एक दूसरे के साथ में जनन की क्षमता को खो देते हैं। और जब ये दोनों तरह के जीव एक दूसरे के साथ में जनन की क्षमता को खो देते हैं, रिप्रोडक्शन की क्षमता को खो देते हैं, तब हम कहते हैं कि नई प्रजाति का जन्म हो गया। तब हम कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र प्रजाति के हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्पीसीज के हैं। ठीक है, इस तरह से नई प्रजातियों का जन्म होता है। और नई प्रजातियों के जन्म के अंदर तीन महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। पहला कारण क्या होता है? वो होता है जेनेटिक, जीन वाला। जनन के दौरान जो विविधता आती है प्रत्येक पीढ़ी के अंदर, वो। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है भौगोलिक अलगाव, जैसा कि इस चित्र में हमने दिखाया है, भौगोलिक अलगाव हो गया नदी के कारण। ठीक है, ज्योग्राफिकल सेपरेशन हो गया नदी के कारण। दोनों जो तरह के जो जीव थे वो बिल्कुल अलग अलग हो गए, एक दूसरे से मिलने की क्षमता इन्होंने खो दी। ठीक है, तीसरा था प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन यानी कौवों की वजह से भी यहाँ पर अलग प्रकार के जीव पैदा हुए, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। नेचुरल सिलेक्शन कौन कर रहा था? कौवे कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार नई प्रजातियों का जन्म होता है, और नई प्रजातियों के जन्म में तीन कारक भूमिका निभाते हैं महत्वपूर्ण। पहला कारक तो होते हैं जेनेटिक यानी जीन संबंधी, दूसरे कारक होते हैं भौगोलिक, और तीसरे कारक होते हैं प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान रहेगा? अच्छा, यहां पर हमें एक बात और ध्यान रखनी कि कोई भी जेनेटिक वेरिएशन जो होती है, कोई भी आनुवांशिक जो विभिन्नता आती है, जीन्स के कारण जो विभिन्नता आती है, वो विभिन्नता पूरी कम्युनिटी के अंदर, पूरी पॉपुलेशन के अंदर कम्युनिकेट हो जाती है। अगर यहाँ पर कोई हरे रंग का भ्रंग बना है तो धीरे धीरे ये हरे रंग के और भ्रंग बना देगा। ठीक है, यानी कोई भी जेनेटिक अगर विभिन्नता आई है तो वो क्या करती है? वो ट्रांसफर होती है अगली पीढ़ियों के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी खासियत बात क्या होती है कि ये जो जेनेटिक विभिन्नता होती है
वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर ट्रांसफर नहीं होती, यानी ए साइड से बी साइड की ओर नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये में भौगोलिक कारक आ गए। इतने ज्यादा बड़ी नदी, इतनी बड़ी नदी है कि दोनों भंवरे, एक ए साइड और बी साइड के भंवरे आपस में किसी तरह से मिल ही नहीं सकते। ठीक है,